नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट सेकंड एमपीपीएससी 2020 पेपर दूसरे का। तो पहले 15 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। जो 15 से 31 तक के क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि एमपीपीएससी ने हटा दिए थे क्योंकि वो थे आउट ऑफ सिलेबस। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, एक संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित अनुक्रमिक चरण शामिल हैं। मतलब कि जब एक संचार प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या चरण होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इनकोडिंग, ट्रांसमिशन और डिकोडिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही है। इनकोडिंग मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ को इनकोड कर दिया, जैसे मैंने लिखा ZAC। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले इनकोडिंग मतलब जेड को मैंने लिख दिया 26, ए को लिख दिया 1 और सी को कितना लिख दिया 3। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इनकोड कर दिया। इनकोड करने के बाद क्या करूँगा, मैं ट्रांसमिट करूँगा, जहाँ भी भेजना है वहाँ भेजूँगा। तो उनको जो फॉर्म में मिलेगा मैसेज वो किस में मिलेगा, 26, 1 और 3। वो वापस क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 26 को लिखेंगे जेड, 1 को लिखेंगे ए और 3 को लिखेंगे सी। तो ये जो हो गया वापस जो मैसेज मैंने भेजा था वही क्या हो गया, उनने डिकोड कर लिया। तो ठीक है, तो पहले होता है इनकोडिंग, फिर होता है ट्रांसमिशन और बाद में जो होता है डिकोड होता है। तो सेना में या कोई भी जो ट्रांसमिट करते हैं अपना सीक्रेट मैसेज वो क्या करते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, खाली स्थान प्रबंधकों द्वारा लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए नौकरी के निर्देश प्रदान करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में सूचित करने के लिए, प्रदर्शन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, समस्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी में जैसे प्रबंधकों मतलब कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना कोई टारगेट सेट करते हैं और बाकी एम्प्लॉयज़ को वो टारगेट करना होता है, तो उसमें कौन सा जो है कम्युनिकेशन वो लागू होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्या, डाउनवर्ड, दूसरा है अपवर्ड, तीसरा है हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड का मतलब है कि ऊपर से, जैसे सीनियर मैनेजर हुआ उसने मैनेजर को भेजा, फिर जूनियर मैनेजर को जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये हो गया डाउनवर्ड। और दूसरा हो गया अपवर्ड, मतलब कि जूनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर क्या होगा सीनियर मैनेजर, फिर सीईओ, इस प्रकार का होगा अपवर्ड। और हॉरिजॉन्टल मतलब कि सेम लेवल के एम्प्लॉय जो कम्युनिकेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अपने टारगेट को करवाने के लिए क्या होगा, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे ही जो आता है मैसेज वही होगा। अगला क्वेश्चन है 34। 34 क्या बोल रहा है, नौकरी के लिए आवश्यक पारस्परिक संबंधों की गहराई निर्भर करती है। ठीक है, नौकरी के लिए जो आवश्यक संबंध हैं वो किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए है कार्य की जटिलता पर, बी है इसमें शामिल लोगों के विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता पर। ठीक है, ये भी हो सकता है, निश्चितता की पुष्टि जिसके साथ नौकरी के परिणामों की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जटिलता पर भी निर्भर करता है, विशेषज्ञता मतलब कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, और निश्चितता। ठीक है, जब इंटरव्यू होता है तो आपसे पूछते हैं कि अगर आप पे लोड हुआ काम का तो आप कैसे करेंगे या आप टारगेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, वो होता है निश्चितता एक प्रकार की। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। अंग्रेजी भाषा में रूपक इमोशनल बैंक अकाउंट संवर्धित करता है। मतलब इमोशनल बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए है विश्वास की मात्रा जो एक रिश्ते में बनाई गई है, व्यक्ति के भावनाओं की मात्रा, या इमोशनल बैंक के साथ खाता, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यदि 2/4/2021 को शुक्रवार है तो अगले महीने की 22वां दिन या मतलब 22वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2 अप्रैल को कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो अगले महीने की 22 तारीख को हमको बताना है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 तारीख को क्या है, शुक्रवार। तो इसका ठीक है, आंसर हो जो जाएगा अप्रैल होता है वो ऑप्शन कितने दिन नंबर का होता ए, है, 30 दिन विश्वास का। की ठीक है, मात्रा तो जो 30 एक में हम क्या रिश्ते में देंगे, 7 का भाग बनाई गई देंगे, है। तो कितना बचेगा, तो रिमाइंडर जितना बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर 2 तारीख को शुक्रवार है
अप्रैल में, तो 2 मई को क्या होगा, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। शुक्रवार से 2 दिन आगे चले तो शनिवार और संडे, तो इसका मतलब है कि 2 मई को क्या हो जाएगा, संडे। 2 मई को होगा संडे, 2 मई को क्या हो जाएगा, संडे। अब हम चलते हैं, हमको पता है कि जो 7 दिन बाद होता है वो वही दिन आ जाता है जो आज है। तो इसमें अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 9 तारीख को कौन सा दिन आ जाएगा, संडे। इसमें 7 जोड़ूंगा मतलब कि 16 तारीख को क्या आ जाएगा, संडे। अब इसमें 7 जोड़ूंगा तो 23 तारीख को क्या आ जाएगा, संडे। 7 जोड़ने पर हमको वही दिन मिलता है जो आज है। तो 23 तारीख को संडे है, हमको पूछा है 22 तारीख को, तो 22 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार, मतलब सैटरडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन बोल रहा है, यदि P और Q अपने स्थान को आपस में बदल लें, यदि P और Q अपने स्थान को आपस में बदल लें, मतलब कि जहाँ P है वहाँ क्या आ जाए, Q, मतलब कि यहाँ Q आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, P। और S और R भी अपने स्थान को बदल लें, मतलब यहाँ पर आ जाए R और यहाँ पर क्या आ जाए, S। फिर S और Q विकर्ण पर चलकर केंद्र पर मिलते हैं। S और Q मतलब S कहाँ से चलेगा, यहाँ से Q चलेगा और यहाँ से S चलेगा, ठीक है, और सेंटर पे ये मिल गए, ठीक है। तो इधर कौन आ गया, S और Q दोनों यहाँ मिल गए। तो क्या पूछा है, तो PS के कहाँ पर होगा, तो PS के S ये बैठा है और P यहाँ पे है, मतलब कि ये इस दिशा में है, ये कहाँ पर है, ये। तो ये होता है अपना उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये क्या होता है पश्चिम और ये क्या होता है पूर्व, ठीक है। तो इस दिशा को हम क्या बोल सकते हैं, ये दक्षिण पूर्व, ये क्या है, पूर्व दक्षिण। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, जो कि हमको कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व पर। दिशाएं हमेशा याद रखें, एक क्वेश्चन दिशा से आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 बोल रहा है कि किस में सममिति की रेखा नहीं है। सममिति मतलब कि होता है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कि जैसे मैंने 10 किलो वजन यहाँ रखा, 10 यहाँ रखा, तो जो बीच होगा सेंटर वो क्या कहलाएगा, सिमेट्री, ठीक है। अगर मैंने इधर 15 किलो रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर है 10 किलो, ठीक है, तो ये 15 10 25 होगा, मतलब कि ये 12.5 पर क्या हो जाएगा, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि एक साइड बराबर होना चाहिए जितना कि दूसरे साइड पर रखा हुआ है वजन या कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैंने इस फिगर में सिमेट्री लाइन खींची तो क्या है, यहाँ से अगर मैं सिमेट्री लाइन लेता हूँ तो जितना इस साइड है उतना ही इस साइड है, ठीक है। तो इसमें सिमेट्री लाइन है। अगर इसमें मैं सिमेट्री लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है, ठीक है, तो ये भी सही है। अगर इसमें खींचता हूँ तो कहीं भी सिमेट्री लाइन ऐसी नहीं मिल रही जहाँ की बराबर हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। डी में भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से सिमेट्री लाइन खींचूँ तो इस साइड और इस साइड क्या है, बराबर है, या मैं बी इस साइड से खींचता हूँ तो भी बराबर है, ठीक है। इसमें तो 2-3 सिमेट्री लाइन जितनी चाहे बन जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो ये हटा दिया गया था, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंग्लिश का था जो आउट ऑफ सिलेबस था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 ये भी हटा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक ही स्थान से शुरू करके दो व्यक्ति क्रमशः 6.25 किलोमीटर प्रति घंटे, 7.75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं ठीक है, मतलब मैंने ये पॉइंट ले लिया, इधर से एक व्यक्ति जा रहा है ए और इसी बिंदु से कौन जा रहा है, दूसरा व्यक्ति जा रहा है बी, एक ही में। तो एक की रफ्तार कितनी है 6.25 और एक की कितनी है 7.25, ठीक है। तो दोनों में गैप कितना है, यह आ गया 1.5 का, मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आएगा। एक घंटे में दोनों कितने दूर हो जाएंगे 1.5 किलोमीटर। तो हमको बताना है कि 19.5 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, 17 घंटे, 22 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, ठीक है। तो जितने घंटे दिए हैं उसमें 1.5 का गुणा करने पर हमको कितना मिलना चाहिए 19.5, ठीक है। तो हम आसानी से देख सकते हैं 13 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 19.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 घंटे, ठीक है।
13 और आधा 13 तो उन्हें 19.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 19.5। ठीक है, ये आसानी से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। यदि 9 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में 1/3 एक तिहाई काम को पूरा करते हैं तो कितने अतिरिक्त लोग बाकी काम को प्रतिदिन एक अतिरिक्त घंटा काम करके 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? बराबर का निशान लगा है, एक तरफ जितना कार्य हुआ W1 और दूसरी तरफ जितना काम हुआ W2। ठीक है, ये बटे में नीचे रहेंगे और ऊपर क्या रहेंगे? आदमी M1 गुणित D1 गुणित T1। ऊपर क्या रहेगा? M1 आदमी जितने हैं, कितने दिन काम किया, कितने घंटे किया, कितने सेकंड किया, कितने मिनट किया, कितना नाश्ता किया, कितना खाना खाया, जो भी सब क्या है ऊपर। नीचे सिर्फ रहेगा कार्य कितना किया है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ क्या होगा? M2 D2 T2 जो भी मिले, मिनट सेकंड घंटा जो भी मिले वो क्या रहेगा? सब ऊपर गुणा में, और नीचे क्या रहेगा? सिर्फ W1 और W2। ठीक है, तो इसमें चलो फॉर्मूला में हम क्या रखते हैं? वैल्यू रखते हैं। तो हमको क्या दिया है कि पहले क्या कर रहा है कार्य? 9 पुरुष हैं तो ऊपर लिखा 9, कितने घंटे कर रहा है? 8 घंटे प्रतिदिन, कितने कर रहा है? 8 दिनों तक, तो सब ऊपर आएगा। और कार्य कितना कर रहा है? 1/3, 1/3, तो सिर्फ 1/3 कहाँ जाएगा? नीचे। बराबर दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो लोग? दूसरी तरफ कर रहे हैं कि बाकी काम करना है, मतलब बाकी काम नीचे आएगा। नीचे 1/3 कर चुके तो बचा कितना काम? 2/3, 2/3। कार्य हमेशा कहाँ आएगा? बटे में नीचे। ऊपर क्या आएगा? कितने व्यक्ति थे? अतिरिक्त 1 घंटा कर रहे हैं, मतलब इधर 8 घंटे कर रहे थे तो इधर कितना करेंगे? 9 घंटे। ठीक है, और आदमी की संख्या हमको निकालनी है, मतलब आदमी की संख्या मतलब मान लो कि M हमको निकालना है। अतिरिक्त 1 घंटा काम करके 4 दिनों में कितना दिया? 4 दिन, तो 4 का गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। 3 से 3 गया, ठीक है, 9 से 9 गया, 4 से 2 बार 8 गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 8 दूनी 16, और ये जो 2 है, ये 2 है, इसका गुणा हो जाएगा तिर्यक गुणा ऊपर। ठीक है, तो 16 गुणित 2 बराबर आ जाएगा M, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B 32। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ W1 और W2 को ही नीचे रखेंगे, बाकी सबको कहाँ रखेंगे? आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबका गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है? यदि ब्रांच का संबंध DTCLAF से है तो निम्नलिखित में से कौन सा समान संबंध इंगित करता है? ठीक है, इसके लिए हमको याद होना चाहिए क्या? ABCD जो भी नंबर हैं वो हमको याद होने चाहिए, तभी हमको ये क्या बनेगा? आराम से बन जाएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे याद रखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा, चलो साइड में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, M के बाद कहाँ लिखेंगे? NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 1 से लेके 26 अक्षर मैंने लिख दिए। तो याद करना है कि A के सामने क्या होता है? A के अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S। H का S मतलब हाई स्कूल से भी याद रख सकते हैं। I का उल्टा क्या होता है? R, मतलब इंडियन रेलवे से भी याद रख सकते हैं। J का Q होता है जैक क्वीन। K का उल्टा क्या होता है? P, या P का उल्टा क्या होता है? K। P के मूवी देखी होगी तो ये क्या होता है? आपस में उल्टे। L का उल्टा O होता है, M का उल्टा N होता है। ठीक है, तो LOVE, L का उल्टा O, V का उल्टा E। ठीक है, ये याद होने चाहिए, और नंबर याद होने चाहिए। मतलब कि अगर मैंने 9 बोला, 9 का मतलब क्या होगा? I। M अगर मैंने बोला तो क्या हो जाएगा? 13। 12 का मतलब L हो जाएगा। K का मतलब 11। ये सब नंबर याद होने चाहिए, और इनके जो अपोजिट हैं वो भी याद होने चाहिए,
तभी ये क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे ही, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम देखते हैं कि ब्रांच का मतलब क्या है कि मैंने लिखा ब्रांच को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2, आर का मतलब कितना होता है 18, ए का 1, एन का कितना होता है 14, सी का 3, एच का 8। ठीक है, इधर लिखा 4, 20, सी का कितना 3, एल का कितना हो जाएगा 12, ए का कितना हो जाएगा 1, एफ का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि 2 से कितना हो गया 4, 18 से कितना हो गया 20, ठीक है, 1 से कितना हो गया 3, ठीक है, और 14 से हो गया 12, 3 से हो गया 1, और 8 से कितना हो गया 6। मतलब कि मैंने पता लगाया कि पहले जो 3 हैं वो 2-2 से बढ़ रहे हैं, और आखिरी के जो 3 हैं वो 2-2 से क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो वो जो सेम संबंध है वो हमको कहाँ पता लगाना है, ऑप्शंस में। तो चलिए देखते हैं, पी का कितना हो जाएगा 16, आर का 18, सी का 3, ई का 5, क्यू का 17 और एस का 19। मतलब कि ठीक है 2-2 से बढ़ रहे हैं। ए बाकी 3 में क्या करना है, 2 से कम, तो ए से कितना हो गया सी, मतलब 1 से 3 हो गया, ये बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना नहीं है हमको, घटाना ये नहीं हो सकता। ठीक है, एन से क्या हो गया सी, एन का होता है कितना 14, 16 मतलब पी होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये 4, डी का 4 तो एफ का 6, पी का 16 तो आर का 18, जी का 7 तो आई का 9, और जी का 7 तो आई का 9 देख लिया। अब 3 बाकी क्या होनी चाहिए, घटना चाहिए। जी का 7 से कितना हो गया 5, ठीक है, और पी का 16 और एन का कितना होता है 14, ठीक है, घट रहा है। एफ का कितना होता है 6 और डी का कितना होता है 4, तो ये सही है। इधर शुरू के 3 में 2-2 बढ़ रहे हैं और आखिरी के 3 में क्या हो रहा है 2-2 घट रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। हमको नंबर्स याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47। आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी कोविड-19 पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आप पड़ोसी का उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो उत्साह कैसे बढ़ाएंगे, चलो कोरोना हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा उत्साह बढ़ा देंगे तो घर से बाहर निकल आएगा और लोगों को भी फैलाएगा। उत्साह नहीं बढ़ाना, हौसला ज़रूर बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत कि चलो कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे। अगला ऑप्शन है बी, आपके अनुभव के आधार पर दवाई बताएंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम यही करते हैं, सब लोग अपने जो भी दवाइयाँ जानते हैं वो क्या होता है बता देते हैं, पर वो एक्यूरेट सही नहीं है। ऑप्शन सी है उचित अधिकारियों के संज्ञान में लाने और उनकी सलाह लेने के लिए कहेंगे। ये हो सकता है उसे किसी से भी ना बताने और घर के अंदर ही रहने के लिए कहेंगे। ज़्यादातर डेली लाइफ में या यूजुअली हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मगर जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे जो व्यक्तित्व की पहचान की जाती है इन क्वेश्चंस के आधार पर। तो सबसे अच्छा क्या है, ऑप्शन सी जो हमको लगाना है। इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। आप एक परीक्षा लिख रहे हैं और आप पाते हैं कि परीक्षा के दौरान आपका सबसे अच्छा दोस्त नकल कर रहा है और निरीक्षक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, अपने दोस्त को परीक्षा के बाद नकल नहीं करने के लिए सलाह देंगे। ठीक है, परीक्षा हो गई, अब बोलेंगे अगली परीक्षा से मत करना, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, करते होंगे लोग। उसे अपने पास उस पर्ची को पास करने के लिए कहेंगे। ठीक है, उसने की तो तुम भी नकल करो। सी है नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ये भी करते हैं लोग। और डी, उसके बारे में निरीक्षक से शिकायत करेंगे। ठीक है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर क्या है कि जब हम ये MPPSC की परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमको चुनना होगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, डी, उसके बारे में निरीक्षक से शिकायत करेंगे और दोस्ती टूट जाएगी, और बाकी जो होगा वो वही जानता है। बाकी हमको परीक्षा में क्या ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन डी। हमको एक क्वेश्चन के आधार पर सोचना पड़ता है कि जो चेक करने वाला है या जो आयोग है वो क्या इसका आंसर सोचेगा। अगला क्वेश्चन है 49। आपके शहर में लगातार बारिश के कारण जल जमाव, अस्वच्छ, डेंगू की स्थिति, मलेरिया की स्थिति, 1000 से अधिक मामले सामने आते हैं। एक कॉरपोरेटर के नाते आप किन चीज़ों को महत्व देंगे। तो ऑप्शन ए है ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता, भोजन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, पीड़ित लोगों को वित्तीय मदद की घोषणा करेंगे, ये भी कर देंगे।
सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा हर साल होता है। ज़्यादातर क्या करते हैं यही नेता लोग। बाकी हमको सोचना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम कौन सा एक्शन लेंगे, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता और भोजन की व्यवस्था करेंगे। सबसे ज़रूरी ये है चिकित्सा, इसलिए कि बाकी लोगों को जो और ना फैलाए, ठीक है। जितने लोगों को हो चुका है उसमें वो क्या क्या कंट्रोल कर लें और बाकी लोगों को इफ़ेक्ट ना पड़े। बाकी उसके बाद हम कर सकते हैं कि जो ज़्यादा बीमार हैं उनको अलग जगह ले जाएं, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो आयोग ने माना है वो क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। हाल ही में आप एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौटे हैं तो क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए है अपनी नियमित गतिविधियों को तुरंत फिर से शुरू करेंगे, ऐसे करते हैं सब। यदि ऐसी एम्फोटोटिक हो तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए घर पर क्वारंटाइन रहेंगे, तुरंत कोविड-19 परीक्षण के लिए अस्पताल जाएंगे, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाएं लेंगे, ठीक है। हाल ही मतलब कि जो कोरोना समय की बात हो रही है, तो इसमें आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है तो आप कम से कम 1 सप्ताह क्वारंटाइन रहेंगे। हो सकता है कोरोना हो ना हो, तो 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन 51, ये हटा दिया गया, ये भी हटा दिया गया, ये 53 भी हटा दिया गया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ये भी हटा दिया गया, 55 हटा दिया गया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है श्रृंखला में अगला अंक कौन सा चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन खुद दिमाग लगाएं कि कहाँ तक आप दिमाग लगा पाते हैं, आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादातर हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा सॉल्यूशन में लेके आ पाऊँगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है 2/3, फिर 1/2। अगला हमको बताना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या होगा कि इनने क्या किया है कि एक सीरीज है, देखते हैं 2/1। अगला क्या है 2/2। अगला क्या है 2/3। अगला क्या है 2/4। अगला क्या है 2/5। और अगला जाते तो 2/7, 2/9, ऐसा 2/, और आगे जाएंगे तो 2/6, 2/7, ऐसा मिलता जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 2/1 मतलब ये आ जाएगा 2, ये दिया है हमको 2, 2/2 मतलब 1, ये भी दिया है हमको 2/3, ये भी दिया है 2/4 मतलब हो जाएगा 2/3, उसके बाद 2/4 मतलब 1/2, यहाँ तक हमको दिया है। अगला पूछा है इसका हो जाएगा 2/5, तो आंसर हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो एक सीरीज़ है, सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपने पहले ट्राई किए हैं तो आसानी से बन जाएंगे, नहीं तो इनमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, और बनते हैं कि नहीं वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। यदि 2 पीढ़ियों वाले एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDE और F, जिनमें से 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, इनमें से केवल 2 विवाहित जोड़े हैं और अन्य 2 अविवाहित हैं, ठीक है। तो देखते हैं F A की बेटी है, जो F है वो कौन है, बेटी है A की, तो F महिला है मतलब मैं माइनस लगा देता हूँ, और A का भी हमको पता नहीं है। B C की सास है, जो B है वो क्या है, C की सास है, मतलब सास है मतलब ये भी महिला है तो माइनस लगा देता हूँ। सास है मतलब इसका कोई पुत्र होगा, पुत्र के लिए क्या लगा देता हूँ प्लस, और इसकी शादी किससे हुई है, किसकी सास है, C की, तो C भी क्या है, महिला है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। E एक अविवाहित है, E की क्या हुई है, शादी नहीं हुई है, और पुरुष है, क्योंकि 3 महिलाएं हमको मिल चुकी हैं F B और C, तो बाकी जितने बच्चे वो क्या होंगे, पुरुष। E मगर क्या है, शादी नहीं हुई है। D एक पुरुष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। C F का पति है, जो C है वो F का पति है, C दिया है महिला है तो पति कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। C D की पत्नी है, C जो है पत्नी है किसकी, D की, मतलब यहाँ हमको D रखना पड़ेगा, ये हो सकता है। D अविवाहित है
ठीक है, तो इसमें क्या है कि ई को दिया है अविवाहित, डी अविवाहित हो सकता है, कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, डी अविवाहित है ये भी कोई कंफर्म नहीं है, पर सी डी की पत्नी है, जो सी है वो डी की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि देखो एफ ए बी डी सी सबका पता चल गया। अगर इधर हम डी रखते हैं सी का पति बनाकर तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, एक किताब है, एक किताब से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है जिसके पृष्ठ सामान्य तरीके से पहले पृष्ठ को एक से शुरू करते हैं। मतलब कोई किताब है जिसको एक से शुरू हो रहा है, जो जनरली होता है। यदि शेष पृष्ठों पर संख्याओं का योग 195 है, मतलब कि एक पृष्ठ को हमने क्या किया, फाड़ लिया, और अब जितने पृष्ठ बचे हैं उनका योग कितना है 195। तो फटे हुए पृष्ठ में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। एक पेज फाड़ा मतलब कि उसके आगे पीछे 2 नंबर लिखे होंगे, चाहे 3 और 4 हो, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो हमको बताना है कि जो पेज हमने फाड़ा था उसमें कौन सी संख्या लिखी थी। ठीक है, तो देखते हैं, अगर पृष्ठ संख्या 1 से शुरू हो रही है तो 1 से जाएगा जितने भी पेज होंगे, मतलब कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये होता है योग। योग हमको दिया है कितना 195 प्लस जो पेज हमने फाड़ा है वो। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 195 प्लस एक्स, एक्स वो है जो हमने पेज फाड़ा है। तो इधर देख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। अब सोचने की बात यह है कि अगर मैं n इंटू एन प्लस 1/2 कितना लूँ। अगर मैं मान लो कि 19 लेता हूँ, ये हमको सोचना पड़ेगा। अगर n की जगह मैं 19 लेता हूँ, मतलब 19 गुणित n प्लस 1 मतलब 20/2, 2 10, मतलब किया जाएगा 190। तो क्या मैं 19 ले सकता हूँ। अगर मैंने 19 लिया तो कुल पेज जितने आ रहे हैं वो कितने होंगे 190, जो पेज फाड़ा है उसके समेत। और हमको दिया ही है कि 195 पेज हैं, प्लस जो पेज हमने फाड़ा है वो भी जुड़ेगा अभी, तो 195 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब कि हम 19 नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे 19 से ज़्यादा। तो n की जगह मैं 20 लेके देखता हूँ, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो अगर मैं ये काटता हूँ 10 तो ये आ जाएगी 210 पेज। मतलब किताब कितने पेज की थी 210, जब मैंने 20 लिया तो 195 तो हमको दिया गया है। तो 210 बनाने के लिए हमको कितना और चाहिए 15। तो 15 कौन से ऑप्शन से आ सकता है देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 3 4, मतलब कि जोड़ेंगे तो 7 होगा। बी में 6 और 5 मतलब 11 होगा। सी में मतलब 7 और 8 15, और डी में दिया है 10 और 9 19 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी हम 21 अगर लेते तो फिर वो ज़्यादा आ जाता और वो हमको ऑप्शन के अनुसार नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो n नेचुरल संख्याओं का सम जो होता है वो कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी मौसी चाची या मामी हैं। ठीक है, तो एक आदमी ये है, इसने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ, महिला की माँ, ये हो गई महिला की माँ के पति, इसके कोई पति होंगे। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तुम्हारी माँ के पति की बहन होगी कोई। ठीक है, पति की बहन, एक मिनट, तो पति की बहन होगी कोई, उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो देख सकते हैं जो ये माँ है एम की, और ये जो इसके पापा हैं, पापा की बहन क्या लगी बुआ या मौसी या, ठीक है, तो ये क्या लगेगी बुआ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई और बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहन। जो महिला है वो पुरुष से कैसे संबंधित है, वो उसकी बहन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्नलिखित व्यवस्था में अनुपस्थित अक्षरों को बताइए। तो बी ए खाली स्थान बी ए बी, ठीक है। तो टोटल हम देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं अक्षर, पूरे 18 हैं। कितने, 18, मतलब कि हम 3 3 के 6 पेयर बना सकते हैं। तो अगर हम 3 3 के 6 पेयर बनाएंगे तो 3 का कौन सा पेयर हमको बना मिल रहा है, देखते हैं, बी ए सी, और ये है बी ए सी। तो अगर मैं यहाँ सी रख दूँ तो ये हो जाएगा बी ए सी, यहाँ सी रखूँ तो बी ए सी हो जाएगा, इधर क्या रख दूँ, सी के बाद बी ए सी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा जो बन रहा है 3 अक्षर का, बी ए सी बी ए सी बी ए सी बन रहे हैं। तो पहले में सी आएगा, दूसरे में सी आएगा, तीसरे में बी, और इधर बी के बाद क्या आता है, ए। तो सी सी बी ए, तो आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें टोटल अक्षर हमको देखने पड़ते हैं कि कितने होते हैं। अगर ये 16 होते हैं तो 4 4 के 4 पेयर बना सकते हैं, 20 होते हैं तो कभी कभी 4 4 के पेयर 5 बन जाते हैं, 5 5 के पेयर 4। तो टोटल पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, आपको एक एसएमएस मिला है जिसमें आपको बधाई मिली है कि आपने लॉटरी जीती है, आगे आपकी जानकारी साझा करने के लिए कहता है। ठीक है, आपको मैसेज आता है कि लॉटरी लगी है 2 करोड़ की, आप एक काम करें, आप अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये वो सब भेज दें। ठीक है, तो ऐसा ज़्यादातर आजकल फ्रॉडपंती होती है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, जानकारी साझा करेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। मतलब आप सब दे देंगे, नंबर वंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर सब, और प्रतीक्षा करेंगे कि भाई 2 करोड़ आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, संदेश को हटा देंगे, घटना की रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं, अगर अवेयर हैं कि ये सब फ्रॉड है तो आप ऐसा ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जवाब देंगे, इनाम के पैसे निवेश करने के लिए योजना बनाएंगे। मतलब 2 करोड़ रुपए आने वाले हैं, कहाँ कहाँ लगाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, ये सब योजना बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी, संदेश को हटा देंगे और घटना की रिपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर लोग रिपोर्ट तो करते नहीं हैं बट हटा देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, आप एक स्कूल के निदेशक हैं और स्कूल के वार्षिक समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होते हैं। समारोह में भाग लेने के लिए जाते वक्त रास्ते में आप भारी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, चिंता नहीं करेंगे, आप एक निदेशक हैं और लोग आपके आने का इंतज़ार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आयोजक को कॉल करेंगे, अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे, आग्रह करेंगे कि इंतज़ार ना करें, मेरे को टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करें, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर सी, आयोजक को कॉल करके आपके पहुंचने तक प्रतीक्षा करने के लिए अनुरोध करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, आयोजकों को कॉल करके उन्हें कार्यक्रम रद्द करने के लिए फिर से आयोजित करने के लिए कहेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आप इंतज़ार ना करें। अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है, वर्णमाला के किस अक्षर से बदलने चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि आपको क्या होनी चाहिए, नंबर याद होने चाहिए। तो पहला जो है एन मतलब कितना होगा 14, पी मतलब 16, टी मतलब 20, आर मतलब 18, पहला स्क्वायर में। दूसरे में क्या होगा 6, 8, 10 और एल का 12। तीसरे में क्या होगा 7, एम का कितना होता है 13, इधर खाली स्थान है ये हमको भरना है, और आई मतलब कि 9। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 16 और 2 18, 10 और 2 12। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 का गैप है 16 और 18 में, यहाँ भी 10 और 12 में 2 का गैप है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2 का गैप। ठीक है, तो 7 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। तो 7 वाला ऑप्शन नहीं है, 11 वाला हमारा ऑप्शन है के मतलब क्या होता है 11। किंग्स 11 पंजाब एक टीम IPL की है, तो किंग्स 11 मतलब के का कितना हो जाएगा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, एक छोटे से जंगल में तोते का एक समूह हिरणों के समूह के साथ मौजूद है। ये क्या लिखा, हिरण। यदि कुल 12 सिर और 40 पैर हैं तो जंगल में क्रमशः कितने हिरण और कितने तोते हैं। ठीक है, तो हिरण के कितने पैर होते हैं 4, हिरण के कितने पैर होते हैं 4, और तोते के कितने होते हैं 2 पैर। तो हमको बताना है कितने तोते और कितने हिरण हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले एक ट्रिक होती है, वो करना है हमको कि कुल कितने दिए हैं 12 सिर, ठीक है। तो 12 को करो डबल, तो 12 को हो जाएगा 24, और पैर कितने दिए हैं 40, तो 40 में से घटा दो तो कितने बचेंगे, 40 में से अगर 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। 16 को आधा करो, आधा मतलब 8, तो कितने हिरण होंगे, 8 हिरण होंगे, और 4 क्या होंगे तोते, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। या फिर एक और ट्रिक है, इसमें क्या होता है कि 12 जो मान लो कि 12 सिर हैं, ठीक है, तो हमने माना कि 12 के चारों पैर हैं, तो 12 के अगर चारों पैर होते तो कितने हो जाते 48 हो जाते, और हैं कितने पैर 40 पैर हैं, तो कितने कम है 8, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएंगे हिरण, और बाकी जो 4 बचे वो कितने हो जाएंगे तोते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हमको ये सॉल्व करना है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि नीचे से सॉल्व करते हैं, तो नीचे से करेंगे तो देखते हैं 6 - 1/6 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो लघुत्तम आएगा 6, तो 636 हो जाएगा, 36 - 1 तो ये आ जाएगा 35/6, तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई 35/6। अब क्या होगा कि ये पलट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 - 6 ऊपर जाएगा 6/35, जो इतनी वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 - 6/35। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, तो इसमें एलसीएम आएगा कितना 35 ये हो जाएगा 270, और इधर आ जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 64/35। तो जो नीचे का हिस्सा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/35। तो अब हम ऊपर का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा 5 × 2 = 10, 11/5 माइनस कितना हो जाएगा 7 × 2 = 9/7, लघुत्तम आएगा 35, 5 7 मतलब 77 माइनस ये 5 मतलब 45, ठीक है। तो ये 77 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 32/35, ठीक है। तो ऊपर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 32/35। हमारे पास ऊपर और नीचे की वैल्यू आ गई है, तो हम इसमें रखते हैं 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 इंटू ये कितना है 32/35 अपॉन में कितना है 64/35, ठीक है। तो 35 से 35 जाएगा जब ये पलट जाएंगे, 32 कितना चले जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और 2 से 4 बार क्या चला जाएगा 8, तो ये बचा 4, मतलब कि टोटल हमारे पास जो वैल्यू बची है वो 9 - 4 इक्वल टू कितना जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्या है ऑप्शन नंबर सी में क्या है 5। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे का पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर पलटते हैं, फिर क्या करते हैं ऊपर का पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है किसी भिन्न के हर और अंश के बीच अंतर 3 है, यदि उस भिन्न के अंश और हर में 4 से बढ़ाया जाता है, मतलब 4 जोड़ा जाता है, तो भिन्न 4/5 बन जाता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सब में देखो कितने का अंतर है, ऑप्शन ए में भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का, सब में ऑप्शन चारों में क्या है 3 का अंतर है। सबको 4 से बढ़ाकर हम देख लेते हैं। अगर मैंने पहले में ऑप्शन में यदि मैंने पहले ऑप्शन में 4 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 11/14, तो ये 4/5 बना, क्या नहीं बना, ये नहीं होगा। 5/8 ऑप्शन नंबर बी, बढ़ाया अगर 4 से तो 5 और 4 9, और ये 8 और 4 12 बन जाएगा। तो ये क्या बना 4 और 5, तो 3 से काट देंगे तो 3/4 बनेगा। ये हमको चाहिए 4/5, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी 8 और 11, इसमें बढ़ा के देखते हैं 4, तो 8 और 4 12, और 11 और 4 15, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे 3 4 12 3 5, तो ये क्या बन गया 4/5, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, यदि P बराबर Q है, मतलब P बराबर Q, ये और ये रेखा क्या है बराबर है, तो इसमें क्या बताना है, कोण जो हमारा बीटा है इसको बताना है कि कितने डिग्री का है।
ठीक है। तो कोण P बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये दिया है 90 अंश का, ठीक है, ये निशान लगा है, मतलब ये कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये 90 है तो ये अल्फ़ा होगा 30, ये हो जाएगा 60, क्योंकि इससे 2 गुना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमको पता चल गया अल्फ़ा बराबर 30 है और 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 60। अब क्या है कि दो भुजाएं हमको बराबर दी हैं, तो दो भुजाएं बराबर हैं अगर, तो दोनों भुजाओं के बराबर वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कितना है 2 अल्फ़ा, मतलब ये 60 दिया है, तो इसके सामने का भी क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो ये 60। तो अब हमको कितना चाहिए, एक त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में 180 करने के लिए कितना चाहिए 60, तो मतलब कोण ये वाला जो है P, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और हमको जो कोण बड़ा P है बड़े त्रिभुज में कितना दिया था 90, अगर ये 60 है तो बीटा कितना हो जाएगा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और बता देता हूँ। अगर ये 90 है कोण P, ये बड़ा वाला, ठीक है, तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। ये और ये बराबर है तो इसके सामने 60 है, तो इसके सामने भी क्या होगा ये 60 होगा। ये 60, ये 60, तो ये भी क्या होगा 60, क्योंकि 180 करना है हमको छोटे वाले त्रिभुज PQS में। तो ये 60 है तो ये कितना होगा 30, क्योंकि क्वेश्चन में ये 90 दिया था। ठीक है, बाकी सब कोण हम निकाल सकते हैं ईजिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 से 80 तक। तो इसमें दिए गए हैं कथन और धारणाएं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, कुछ मेज टोपी हैं, कुछ जो मेज हैं वो क्या है टोपी हैं, और कोई टोपी नीली नहीं है, कोई भी टोपी क्या नहीं है नीली नहीं है। तो हमको क्या करना है, धारणाएं बतानी है। धारणा 1 है, कुछ टोपी मेज हैं, कुछ टोपी मेज हैं, ये देख रहे ये वाली जो क्या है कुछ मेज टोपी मेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर धारणा 1 ठीक है। कोई मेज नीला नहीं है, किसके बारे में बात हो रही, मेज और नीला, इन दोनों के। तो इन दोनों के बारे में हमको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए हम क्या कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो हमको पता है कि जो धारणा 1 है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तर्क 1 प्रभावशाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, एक विज्ञापन में कहा गया है रंगों का प्रयोग करें, वे हमारे जीवन में रंग जोड़ते हैं। तो तर्क पहला है, आकर्षक नारे लोगों को आकर्षित करते हैं। विज्ञापन में कहा गया रंगों के बारे में, और तर्क है नारे के बारे में, तो ये नहीं होगा। तर्क दूसरा है, लोग गहरे रंग को पसंद करते हैं। तो जो विज्ञापन में है पसंद नापसंद के बारे में नहीं बताया गया है। तो हमको जो इन क्वेश्चंस में करना होता है वो विज्ञापन या जो भी धारणा दी रहती है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो तर्क 1 ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, क्रोध एक भावना है, इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। तो तर्क पहला है, क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो जो ऊपर दिया गया है नियंत्रित करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है, ये नहीं कहा गया है कि नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसके लिए बोला गया है कि विशेष कौशल की आवश्यकता है, ना कि क्रोध को नियंत्रित करने की, तो ये नहीं होगा। और तर्क दूसरा है, केवल कुशल लोग ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब अगर विशेष कौशल की आवश्यकता है क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, तो कुशल लोग ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, इसमें केवल दूसरा जो तर्क है वो ही निहित है। ठीक है, तो आज हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 73 तक, आगे अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।